मराठी में कहावत है, घर बघाव बांधून आणि लग्न बघाव करून। पर आजकल के ज़माने में घर बांधने वाले तो बहुत कम हैं। हम लोग फ्लैट लेते हैं और मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदे क्या। तो आज हम लोग एक ऐसा केस स्टडी करने वाले हैं जो केस में रीसेल का बाय किया हुआ फ्लैट है और उसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.33 CR। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट करके अगर ये किया गया है तो इसमें कितना क्या क्या खर्चा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न्स है, या उसको कुछ अल्टरनेटिव्स है क्या। अभी घर लेना है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है कि ये इसका डाउन पेमेंट कैसे करें, या फिर इसको लोन लेके नहीं ले। फिर जब लोन ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग में रहता है कि जो भी अमाउंट हमारा पर मंथ आ रहा है उसमें से हम लोगों को ईएमआई भरना, ईएमआई के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कि वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग ये पूरे वीडियो में देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसा है। अभी ये फ्लैट का प्राइस है 1.33 CR। अगर आप लेडी ओनर हो तो आपको 6% पे करना है एज अ स्टैम्प ड्यूटी, और रजिस्ट्रेशन का 30,000 अलग से आएगा। अगर आपके फ्लैट की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख के नीचे रहेगी तो आपको उसका 1% आएगा, लेकिन 30 लाख के ऊपर है तो आपको एक फ्लैट 30,000 देना है। अभी ये वेरी हो सकता है आपके अलग अलग कौन से शहर में हो वो हिसाब से। तो ये जो भी आप कैलकुलेशन करोगे तो बिफोर डूइंग दैट आप आपके सीए से या कोई कंसर्न पर्सन रहेगा उससे पहले पूछ लीजिए कि आपके शहर में कौन सा रूल है। अब ये 1.33 CR का रीसेल का जो हम लोग फ्लैट बाय कर रहे हैं वो फ्लैट का जिन्होंने बेचा है उनको लोन है। तो लोन उनका आधा थोड़ा भर के हुआ है तो थोड़ा पेमेंट उनको यहाँ से आएगा। जो ये बायर बाय करेगा उसकी जो लोन अमाउंट होगी, लोन देने वाली कंपनी होगी, वो लोन देने वाली कंपनी यहाँ से उनको दो चेक्स निकालेगी। एक चेक देगी बायर सेलर के नाम पे और दूसरा देगी उनके होम लोन का जो भी बैंक है या जो भी एनबीएफसी है उनके लिए। तो ये पूरा सिस्टम से हम लोगों को उसमें देखना है कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो घर देखा। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग गए और एक घर देखा और पसंद आया ले लिया, ऐसा बहुत रेयरली होगा। तो हम लोग चार घर देखेंगे, वो चार घर देखने के लिए ट्रैवल करेंगे, अपना ऑफिस का टाइम निकालेंगे या फिर छुट्टी का टाइम निकालेंगे। तो जाने आने में भी अपना खर्चा होगा, दिन जाएगा, उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। इसके कंपैरेटिवली हम लोग कोई भी और पेपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पेपर इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा, जैसे फिक्स डिपॉजिट बना दिया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बना दिए, म्यूचुअल फंड। अब हम लोग इसमें देखने वाले थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या घर में इन्वेस्टमेंट वर्सेस बाकी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि बॉन्ड्स में है या म्यूचुअल फंड्स में है या फिर शेयर्स में है, इसको हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे थे। तो मैंने आपको इसमें सजेस्ट किया था कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को आप 100% लोन पे जाएंगे। तो जो 80% है वो तो होम लोन वहां से हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ 20% हम लोग म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में उठाएंगे। इसका दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की तारीख में ये पोर्टफोलियो इज गिविंग एटलीस्ट 15% रिटर्न दे रहा है। तो आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। और आप कौन से फेज ऑफ लाइफ में हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की नई नई शादी हुई है और अभी घर लिया है तो आने वाले कुछ जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही गोल्डन ईयर्स होते हैं। तो उसमें आपको बाकी के चीज़ें जो है घूमने जाना है या और भी कुछ करना है, पूरे साल में बहुत सारे त्योहार होते हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा, वो सारी चीज़ें होती है। तो अगर एक बार आप ईएमआई में पूरे अटक गए तो फिर ये सारी चीज़ें आप कर नहीं पाओगे। तो डिपेंड अपॉन विच फेज ऑफ योर लाइफ आपने घर लिया है उसके ऊपर ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी डिपेंड रहेगा। अगर आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना है और अगर वो 15% रिटर्न दे रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज 10% से आएगा। प्लस उसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, ईएमआई नहीं भरना है। तो आपने अगर तोड़ दी वो अमाउंट, अभी समझो 30 लाख रुपीज लग रहा है और 30 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% रिटर्न दे रहा है, तो अगर तोड़ के अगर दे दिया तो वो 30 लैक्स के ऊपर 15% जीरो हो जाएगा। अभी सेम थिंग 12 10.25% से इंटरेस्ट लास्ट में लगता है। तो वो लास्ट जो है वो आपको डिफरेंस का अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड ही आपको कमा देगा। अभी नॉर्मली घर लेना है तो हम लोग उसमें एजेंट इन्वॉल्व होता है। अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन वेबसाइट से भी ट्राई करते हैं,
लेकिन सच कहा जाए तो उतने ऑप्शंस नहीं मिलते जितने एक एरिया में कोई देख रहा है तो वाया एजेंट जाएंगे। तो यहाँ पे एजेंट का कुछ चार्जेस होगा तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम लोगों को जो कैलकुलेशन है उसमें वो भी सब लेना है। अभी ये वाला पर्टिकुलर जो हम लोग केस स्टडी ले रहे हैं इसमें ऐसा है कि अभी 1.33 CR का कोटेशन मतलब दोनों का राजी हो गया कि ये अमाउंट पे बाय होगा। अभी इसके आगे जो बायर है उसको कितना अमाउंट और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया 6% अगर फीमेल बायर है, लेकिन अगर मेल बायर है या फिर जॉइंट में भी होगा तो 7% है। तो 1.33 CR का 9.31 स्टैम्प ड्यूटी का पैसा आता है, 30,000 रजिस्ट्रेशन का होता है। अब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो डॉक्यूमेंटेशन भी करके लेना है तो उसका भी कुछ चार्जेस होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 7,100 से लेके 15,000 तक हो जाता है। अभी इसमें भी वेरी होगा कि आपको कौन करके दे रहा है, अगर एजेंट इन्वॉल्व है तो वही सब करके देगा, अगर नहीं है तो फिर ये आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपने लोन लिया है, अगर यहाँ पे लोन लिया है तो लोन भी रजिस्टर होता है तो उसका भी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 तक ये केस में खर्चा है। अभी आप जब लोन लोगे तो आपको कितना खर्चा होने वाला है वो सब आपको पहले से चेक करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या खर्चा आएगा और कैसा सीक्वेंस रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टोकन दिया जाएगा जो बायर और सेलर दोनों में डिसाइडेड होगा। नॉर्मली बायर डिमांड करेगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे दे दो, तो इसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 3,21,000 एज अ टोकन दिया था। तो जो पेपर्स बनेंगे उसमें जो बायर है उसको सेलर को एक रिसिट देना है, तो रिसिट बना के देगा बायर के मुझे सेलर देगा। अब हम लोग पूरा लोन का प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। फिर आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हो या तो बैंक में आप अप्लाई करोगे या NBFC में करोगे, होम फाइनेंस कंपनी में करोगे, एज पर योर सिविल या जैसे भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वैसे हिसाब से आपको जो भी करंट रेट चल रहा है वो रेट से या फिर प्लस माइनस करके आपको EMI आएगा। तो जो भी लोन के लिए आप अप्लाई करोगे, अभी ये पर्टिकुलर केस में ये जो लोन लिया है वो बैंक से लिया है, तो जो भी XYZ बैंक है उस वो बैंक ने ऑफर का रेट दिया कि इतना इतना लोन हो सकता है, मतलब 1.33 में से 1.05 का लोन हो सकता है। तो फिर अभी उसका EMI अप्रॉक्सीमेटली समझो 1,11,000 आ रहा है क्योंकि इसका पीरियड 17 ईयर्स का है। आपको जितना मैक्सिमम पीरियड मिल सकता है ना उतना आपको लेना चाहिए। अभी ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, तो आप हम लोगों को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके लिए जो भी कैलकुलेशन बनता है आपके लिए जो भी प्रॉफिटेबल है उसका कैलकुलेशन हम लोग आपको करके दे देंगे। इसमें अगर बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक क्या सोचती है कि ये बंदा है या ये पर्सन है तो ये जब तक अर्न कर रहा है अच्छे से EMI भर देगा, लेकिन इसके घर में और किसका कैपेसिटी है अगर इसके एब्सेंस में वो EMI भरने का, तो ऐसा अगर और किसी का कैपेसिटी नहीं है तो उनको उसको कोलेटरल करके टर्म प्लान चाहिए। अगर आपका खुद का टर्म प्लान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके ऊपर जितना लोन है उतना तो आपका टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिसमें आफ्टर दैट पर्सन डेथ उसकी वाइफ को या जो घर वाले हैं उनको लोन भरना पड़ रहा है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी इंश्योरेंस गलत निकाला जाता है, नॉर्मल इंश्योरेंस की जगह पे टर्म इंश्योरेंस की जगह पे सिर्फ एक्सीडेंटल पॉलिसी निकाली जाती है। तो मेरे अलग अलग वीडियोस है उसमें आपको पता चलेगा कि एक्सीडेंटल पॉलिसीज क्या होती है, टर्म प्लान क्या होते हैं, तो उसमें आप देख लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक भी दे देंगे। वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो होम लोन है तो वहाँ पे आपको वो जो बैंक है वो कंपल्सन नहीं कर सकती कि आपने उनसे ही लेना है, थोड़ा बहुत वो लोग बोलेंगे करना है करके, लेकिन अगर आप स्टडी रहेंगे तो और आपका अलग से टर्म प्लान है तो जरूरी नहीं कि यहाँ आपको लेना है। कई बार ये लोग ऐसा भी करते हैं कि बोलते हैं अभी जो निकालने वाला बोलेगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है वो टर्म प्लान का इंश्योरेंस भरने के लिए, तो
आपको वो लोग ऑफर करते हैं कि ऐसा करते हैं, आपका जो लोन है उसमें हम लोग सिंगल प्रीमियम में आप भर दो, या 2 इयर्स या 3 इयर्स का टर्म में भर दो। तो सिंगल प्रीमियम में भरने को बोल के वही अमाउंट आपके लोन में ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल है तभी कीजिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका लोन हो सकता है। अब डाउन पेमेंट हो गया, बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, जो अपना केस में 1.33 का जो है उसने 3.21 भरा, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो अमाउंट बायर को सेलर को दे देना है बिफोर रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर होम लोन हो गया। फिर मैंने जो बोला कि होम लोन का भी आपका जो रजिस्ट्रेशन, अर्लियर आपने कभी सुना होगा तो ऐसा होता था कि एक ही फ्लैट बिल्डर ने एक लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को बेच दिया, क्योंकि बिल्डर के पास तो ओरिजिनल पेपर्स होते थे सारे। तो ऐसा अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट लोन हो रहा है वो घर पे, तो वो लोन के पेपर्स भी रजिस्टर हो जाते हैं। तो जहाँ पे अपना होम रजिस्ट्रेशन है उनको वो भी पता होता है कि ये होम पे ऑलरेडी लोन है, तो अगर वापस किसी को सेम फ्लैट बेचा जाए तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज वेरी गुड। और हम लोगों को भी वो ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे है तो मैं लोन क्यों लूँ, लेकिन नहीं, अगर आप थोड़ा भी लोन लेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट है ना, वो आपको वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल लेवल पे आज की तारीख में अपने को इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जाके चेक करें कि सारे पेपर्स प्रॉपर है नहीं है, उसके सीक्वेंसेस प्रॉपर है, फर्स्ट सेलर से सेकंड सेलर को, सेकंड सेलर से थर्ड सेलर को जो भी सेल डीड्स हुए हैं वो करेक्ट है नहीं है, उनका कोई ड्यूज है नहीं है सोसाइटी को, वो सारा अपने को क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग लोन करते हैं तो लोन देने वाला जो एज ए इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के प्रॉपरली करके लेती है। तो अगर आपके पास पैसे है तभी आप थोड़ा बहुत तो लोन एटलीस्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे 3,21,000 जो भरा है वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि टोटल प्राइस 1.33 है, उसमें 9.31 उसका जो स्टैम्प ड्यूटी गया है, रजिस्ट्रेशन इतना अमाउंट गया है, उसमें से इतना टोकन मिला है। और ये सब जब वो टोकन हम लोग दे रहे हैं तो उसका एक रिसीट का फॉर्मेट भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वैसा उनको लिख के देना है कि ये अमाउंट ये डेट को पर्टिकुलर बाय ट्रांसफ़र हुआ है, जीपे से हुआ है, चेक से हुआ है, डीडी से हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, जो भी वो फॉर्मेट रहेगा जिससे हम लोगों ने पेमेंट किया है वो उसमें मेंशन रहेगा रिसीट में, और वो रिसीट भी उसके साथ लगा रहेगा जिसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगा के साइन करके रिसीट का प्रूफ रहेगा। अब ये सारा एंट्रीज भी चेक किया जाता है कि सच में ये डील में पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सीक्वेंस हो गया। फिर जो सेलर और